अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ज़ैनब, मैंने उसके सर के बालों को सहलाते हुए कहा, रो नहीं, वो चला गया है, अब नहीं आएगा। लेकिन वो संदूकचे से निकलकर कैसे आ गया? ज़ैनब हिचकियों के दरमियान बोली, आमल ने तो कहा था कि अब वो कभी नहीं आएगा। मैं खुद हैरान हूँ ज़ैनब। मैंने कहा कि 2 माह सुकून से गुजरे, हम तो उसे भूल भी चुके थे। तुम परेशान ना हो, कुछ करते हैं। अब वो आया है तो एक बदतरीन दुश्मन बनकर। ज़ैनब ने कांपते हुए लहजे में कहा कि आमल साहब को चाहिए था कि उसे संदूकचे में कैद करने के बाद उसको जला देते। समुंदर में फेंकने से वो खत्म नहीं हुआ। मालूम नहीं वो किस तरह निकल आया और यहाँ पहुँच गया, अल्लाह खैर करे। दूसरे दिन सुबह एक दर्दनाक खबर मिली कि अब्दुल मियाँ की नौजवान लड़की आबदा, जिसकी उम्र 16 बरस की थी, तालाब के पास मुर्दा हालत में पाई गई। वो सूरज निकलने से पहले हस्बे मामूल नहाने के लिए तालाब पर गई थी। उस वक़्त उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। आबदा ना सिर्फ नौजवान थी बल्कि उसका गांव की हसीन लड़कियों में शुमार होता था। उसमें जाज़बियत और दिलकशी थी। गांव के बहुत सारे घराने उसके हुस्न से इस कदर मुतासर थे कि उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाहिशमंद थे। बहुत सारे लड़के उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार भी थे। पुलिस का कहना था कि किसी हवस परस्त ने उसे अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाने के बाद उसका गला दबाकर जान से मार दिया, इस डर से कि उसका राज अफशा ना हो जाए। आबदा के बारे में बहुत सारी बातें मेरे इल्म में थीं। उसके वालिदैन ने जिन लड़कों के रिश्ते नामंजूर कर दिए थे, वो लड़के बड़ी बड़ी खार में थे। एक लड़के ने उसे एक वीराने में दबोच लिया। उस वक़्त मैं आबदा की चीखों पुकार सुनकर वहां पहुंचा। अगर मुझे चंद लम्हों की देर हो जाती तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाती। वो लड़का मेरी शक्ल देखते ही भाग निकला। मैंने आबदा का लिबास उठाकर उसके जिस्म पर डाला। जब वो कपड़े पहन चुकी तो मैं उसे घर ले आया ताकि वो खुद पर काबू पाकर घर जा सके। ऐसी हालत में घर जाने से गांव के लोग उसकी ज़ाहरी हालत से गलतफहमी में मुब्तला हो जाते और फिर वो इस वाक़े के बारे में किसी को हता के अपने वालिदैन और किसी सहेली को भी ना बताए। इसमें उसकी इज्जत है और वालिदैन की भी। मैंने कहा कि ज़ैनब ने उसकी बड़ी दिलजोई की। जब वो नॉर्मल हो गई तो नौकरानी के साथ उसे घर भेज दिया। वो गांव के एक लड़के जबर की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैंने उन दोनों को चोरी छुपे मिलते देखा तो उसे कहा कि वो इज्जत से कभी भी महरूम हो सकती है, क्योंकि मर्द ज़ात का कोई भरोसा नहीं। उसने मेरी बात मान ली। वो उस रोज से मेरी बड़ी इज्जत करती थी। वो जो रोजाना नीम अंधेरे तालाब पर नहाने जाती थी, उसे किसी हवस परस्त ने देख लिया। उस जगह की तन्हाई से उस हवस परस्त ने फायदा उठाया। वो तालाब के किनारे बरहना हालत में पड़ी थी। उसका लिबास एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उसका मतलब ये था कि वो आज़ादी से नहा कर तालाब से निकली थी कि उसे बदमाश ने दबोच लिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई। सारे गांव में खौफो हरास ताउन की तरह फैल गया। हर किसी का ये ख्याल था कि उसे कटे हुए हाथ ने आबदा की जान ले ली। जब ये पुलिस के इल्म में आई तो उसने इस हकीकत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि लड़की ने चूंकि अपनी आबरू बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी, इसलिए उसका गला घोंट दिया गया। फिर उसने शक में गांव के 3 औबाश लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछगिछ के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत और ऐनी शाहद नहीं था। और फिर वो लड़के उस रोज वहां नहीं थे। 3 दिन कबल मेला देखने रंगा माई गए हुए थे। उसके तीसरे दिन पुलिस इंस्पेक्टर की तीसरी हसीनो जमील और नौजवान बीवी अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। उसका लिबास तार तार होकर फर्श पर पड़ा था।
उस रोज शाम के वक्त पुलिस इंस्पेक्टर एक मफरूर कातिल की तलाश में कोमेला गया हुआ था। उसकी बीवी घर पर अकेली थी। उनकी शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे। उसकी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जो आपदा की थी। मैं एक बात बताना भूल गया, आपदा और पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी को गला दबाकर मारने के बाद कातिल ने उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से उनका खून चूस लिया था। उनके जिस्मों में लहू की एक बूंद भी बाकी नहीं रही थी। उसने खून पीने के लिए ही उन दोनों को बरहना किया था। पुलिस का ये कहना था कि कोई जनूनी कातिल है जो सिर्फ हसीन और जवान लड़कियों के खून का प्यासा है। गांव की कंवारी लड़कियों और खूबसूरत शादीशुदा औरतों ने घरों से अकेले निकलना और तालाब पर जाना छोड़ दिया। जो जवान लड़कियां और हसीन औरतें थी वो तो बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा हो गईं। बहुत सारी लड़कियां और औरतें गांव छोड़कर शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। सबसे बुरा हाल मेरी बीवी ज़ैनब का था। मैंने उससे बारहा कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के पास चली जाए। वो ये चाहती थी कि मैं भी साथ चलकर उसके साथ रहूं, मगर मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि अभी अभी तो बारिश का मौसम खत्म हुआ। मेरी अदम मौजूदगी से मेरा कारोबार भी मुतासर हो सकता था। नौकर इस काबिल और जिम्मेदार नहीं थे कि उन्हें कारोबार सौंपा जाए। ज़ैनब ने दिन में भी ख्वाबगाह में अकेले रहना छोड़ दिया था। जब वो नीचे ऊपर किसी न किसी काम से आती उसके साथ कोई न कोई होता था। कोई 4-5 दिनों से उस कटे हुए हाथ ने इधर का रुख नहीं किया। मैं मुसलसल 5 रातों से मतवातर जाग रहा था। गांव वालों ने 2-3 बड़े बड़े आमलों की खिदमात हासिल कर ली थी ताकि वो और औरतों की जान सलामत रहे। उस हाथ ने बड़ा हंगामा मचाया। एक रोज उस कटे हाथ ने एक आमल साहब की कलाई तोड़ कर रख दी। फिर उसने दूसरे आमल को ऊपर उठाकर तालाब में फेंक दिया था। तीसरे आमल के मुंह पर इतनी जोर से उसने थप्पड़ मारा कि उन्हें दिन में तारे नजर आ गए। वो उस कटे हाथ को काबू में ना कर सके, उसका निशाना बन गए। अपना ये हशर देखकर आमल हजरात भी गांव छोड़कर चले गए, जिसकी तवक्का नहीं थी। उन आमलों के जाने के बाद दूसरे दिन एक और जवान औरत दिन के 1 बजे तालाब पर नहाने के लिए अकेली चली गई। वो तालाब के किनारे बरहना और मुर्दा हालत में पड़ी हुई मिली। उसे भी गला घोंट कर हलाक किया गया था और उसका सारा खून खाली हो चुका था। ये औरत एक कांस्टेबल की बीवी थी। पुलिस अपने आप को अक्ल कुल समझती है। उनकी खोपड़ी में जो बात समा गई उसे कोई नहीं निकाल सकता। उसके अलावा उनमें इतनी रऊनियत और फिरौनियत होती है कि वो आदमी को आदमी नहीं समझते। कांस्टेबल की बीवी की लाश क्या मिली, एक तूफान आ गया। पुलिस ने मेरी या गांव वालों की बात को तस्लीम करने की बजाय मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उनका ये ख्याल था कि इस औरत की इज्तमाई बेहुरमती की गई है। वो एक बदचलन औरत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी आबरू रेजी के बारे में कुछ ना था। पुलिस के नजदीक कटा हुआ हाथ एक वाहिमा और तवहम परस्ती थी। पुलिस को अकल उस रोज आई जब थानेदार की पढ़ी लिखी और जवान बेटी ने रात के वक्त अपने कमरे की खिड़की में एक कटा हुआ हाथ देखकर चीखें मारना शुरू कर दी। सारा घर बेदार होकर उसके कमरे में पहुंचा तो वो खौफ से थर थर कांप रही थी। थानेदार की बेटी कोई जाहल ना थी, वो ग्रेजुएट थी। बाप को अपनी बेटी की बात का यकीन करना पड़ा। मुस्तफा अफराद को रिहा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। पुलिस की बड़ी बेइज्जती और सुबकी हुई। गांव पर ऐसी दहशत मुसल्लत हो गई कि लोग दिन डूबने से पहले ही घरों में जाकर बैठ जाते और सूरज निकलने के बाद घरों से निकलते। उस कटे हुए हाथ ने गांव वालों की जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। उस रोज मैं किसी काम से चटागांग गया हुआ था। ज़ैनब अपने कमरे में बैठी बालों में कंघी कर रही थी। बुआ फर्श पर बैठी प्याज काट रही थी। सुबह के 10 बजे का वक्त था। ज़ैनब ने बालों में कंघी करने के बाद जूड़ा बांधा। फिर उसने अचानक अपनी गोद में कोई भारी चीज महसूस की।
اس نے چونک کر اور ہڑبڑا کر دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی، حلق میں گرہیں پڑ گئیں۔ وہی کٹا ہوا ہاتھ اس کی گود میں پڑا تھا جو اب تک نہ جانے کتنی عورتوں کی جانیں لے چکا تھا اور ان کا خون پی چکا تھا۔ یہ خونی ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس خوفناک اور مکروہ ہاتھ کو جھٹکتی، اس نے ایک دم سے اچک کر زینب کا گلا پکڑ لیا اور دبانے لگا۔ زینب نے چیخنے کی کوشش کی تو وہ چیخ نہ سکی، اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ زینب نے اپنی ساری طاقت جمع کی، حواس قابو میں کیے، ہمت کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گلے کو اس ہاتھ سے چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس نے پورا زور لگا دیا کیونکہ وہ لمحہ بے لمحہ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کوشش میں وہ پلنگ سے فرش پر گر پڑی۔ اس خونی ہاتھ کی گرفت رفتہ رفتہ گلے پر سخت ہوتی گئی اور اس کا دم سینے میں گھٹنے لگا۔ پھر اس کے کانوں میں بھیانک کہکے گونجنے لگے، جیسے وہ اس کی بے بسی پر خوش ہو رہا ہو، تمسخر اڑا رہا ہو۔ اس کی نظروں میں ایک انتہائی مکروہ اور خبیث چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے کسی ایسے چہرے کے بارے میں سنا تک نہیں تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ بوا نے جو یہ ہولناک منظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے اوسان بھی خطا ہو گئے اور اس کے ہاتھ اور پیروں میں بھی جان ہی نہیں رہی۔ دوسرے ہی لمحے اس میں جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے اپنی مالکن کو ہر قیمت پر بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اندر نفرت اور غصے کی تیز لہر آئی۔ اسے وہ معصوم مرد، لڑکیاں اور عورتیں یک لخت یاد آ گئیں جنہیں اس خونی ہاتھ نے موت کے منہ میں پہنچایا تھا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح غضبناک ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور پیاز کاٹنے والی چھری لے کر زینب کے پاس پہنچی اور اس سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ اس خونی ہاتھ پر سے ہٹا لے۔ اس وقت زینب کی طاقت جواب دے چکی تھی، اس لیے اس دونوں ہاتھ آپ ہی آپ بے جان ہو کر گر پڑے۔ بوا نے فوراً ہی چھری کی نوک اس خونی ہاتھ کی پشت میں اپنے پوری قوت سے جھونک دی۔ اس چھری کی نوک کا اس خونی ہاتھ میں چبھنا تھا کہ وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس ہاتھ کے غائب ہوتے ہی بوا نے زینب کو دیکھا۔ زینب بے ہوشی کی حالت میں گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلا کر لایا گیا۔ بر وقت طبی امداد سے زینب کی جان بچ گئی، لیکن دوسرے دن بوا اپنی کوٹھی میں مردہ پائی گئی۔ اس خونی ہاتھ نے بوا کا خون بھی پی لیا تھا۔ بوا کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی، اس کی عمر 30 برس کی تھی۔ وہ ایک بھرپور اور پرکشش عورت تھی، کسی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ زینب نے پہلے ہی دن میں کمرے میں بھی اکیلے رہنا چھوڑ دیا۔ وہ نیچے اوپر آتی جاتی تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا۔ اس نے بوا کی موت کا بہت زیادہ اثر لے لیا کہ بوا نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس خونی ہاتھ نے بوا سے بھی انتقام لے لیا۔ اس قدر دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتی۔ بوا کو یاد کر کے زاروں قطار روتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں اس کے میکے سندیپ اسے لے آیا، اسے وہاں چھوڑ کر چلا آیا، صرف ایک دن اپنے سسرال میں رہا۔ اس گاؤں میں غنی سوداگر بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی زمینیں صرف 8 ہزاری میں ہی نہیں بلکہ 12 سال اور 2 ہزاری میں بھی ہیں۔ آپ بھی شاید ان سے واقف ہوں گے۔ ان کی بیٹی اور بیٹا امریکہ میں 5 برس رہ کر تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹے تھے۔ لڑکی کی عمر 20 برس کی اور لڑکے کی عمر 22 برس کی۔ ان کی بیٹی کومل امریکہ میں 5 برس کیا رہی، وہ وہاں کے ماحول اور تہذیب میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا لباس قدرے نیم عریاں اور اس قدر بھڑکیلا تھا کہ اس میں اس کے بدن کی نمائش ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت مغرور تھی اور اسے اپنے باپ کی دولت کا بڑا گمنڈ تھا۔ وہ اپنے نوکروں سے حقارت آمیز سلوک کرتی اور اس کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ اسے بتایا گیا کہ ایک کٹا ہوا ہاتھ لڑکیوں اور عورتوں کے خون کا پیاسا ہے، وہ انہیں ہلاک کر کے ان کا خون پی جاتا ہے، لہذا وہ کسی بھی تالاب پر نہانے کے لیے نہ جائے۔ اس نے ان کی باتوں کو سن کر خوب مذاق اڑایا۔ پھر وہ ایک روز اپنے گھر سے قدرے فاصلے پر جو تالاب تھا
वहां नहाने और तैरने चली गई। ये तालाब दरख्तों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ सिर्फ औरतों को नहाने की इजाजत थी और उनके लिए ही मखसूस था। इसलिए यहाँ जो भी लड़कियां और औरतें नहाने और तैरने के लिए आती थीं, वो आज़ादी का लिबादा ओढ़ लेती थीं। मैं एक गरीबी गांव से वहां गुजर रहा था कि कोमल को तालाब पर नहाने के लिए जाता देखा। कोमल मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। अमेरिका से आने के बाद मेरी उससे एक मुलाकात हो चुकी थी। मैंने उसे दूर से देख लिया। मैं उसे तालाब पर नहाने से रोकने और मना करने के लिए लपका। जब मैं झाड़ियों के पास पहुंचा तो वो अपने कपड़े उतार चुकी थी और उसे एक पत्थर के नीचे रख ही रही थी ताकि हवा से ना उड़ जाए। वो ऐसी हालत में थी कि मैं उसके सामने जा नहीं सकता था और ना ही उसे आवाज़ दे सकता था। मैं उसे आवाज़ देता तो वो ये ख्याल करती कि मैं उसे छुपकर देख रहा हूँ। वो सुबह खरामी से तालाब में उतरकर नहाने और फिर तैरने लगी। मैं इसलिए वहाँ खड़ा रहा कि अगर कटा हुआ खूनी हाथ आ गया तो उसे बचा सकूं। कुछ देर बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि उसे सारी जिंदगी भुला नहीं सकता। मैंने मुकाबल वाली झाड़ियों में खूनी हाथ को देखा। जिस वक्त वो वहां से निकला था, उस वक्त कोमल तालाब के बाहर आकर किनारे खड़ी हो गई थी। उसकी हिजाबी ने मेरे सारे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे मौत के खतरे से कैसे आगाह करूं। वो खूनी हाथ उसकी पुश्त पर था। वो खूनी हाथ झाड़ियों से बाहर आया और उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का बहरूप भर लिया और वो कोमल की तरफ बढ़ा। कोमल ने गैर इरादी तौर पर मुड़कर देखा। एक अजनबी लड़की को देखकर कोमल ने कोई शर्म और झिझक महसूस नहीं की। उसने कोमल के करीब पहुंचकर नस्वानी आवाज में कहा, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा कोमल बदन कैसा पुरकशिश और गुदाज है। तुम हो कौन? कोमल उसकी जुबान से अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। तुम भी तो बला की हसीन हो। पहले हम तालाब में चलकर कुछ देर नहाते और तैरते हैं, खूनी हाथ ने कहा, फिर हमारा तारुफ होते हैं। क्या ख्याल है? खूनी हाथ जो औरत के बहरूप में था, उसने अपना लिबास उतार दिया। फिर दोनों तालाब में उतर गईं। नहाने और तैरने के दौरान आपस में बातें करने लगीं। मैं लपक कर गनी सौदागर के यहाँ पहुंचा। वहाँ उनकी बीवी थी। मैंने उन्हें मुख्त तौर पर बताया तो वो अपनी नौकरानियों को लेकर मेरे साथ तालाब की तरफ बढ़ी। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि खूनी हाथ ने कोमल को दबोचा हुआ है। वो उसका गला घोंट चुका था, उसका खून पी रहा था। जब हम करीब पहुँचे तो वो एकदम नजरों से गायब हो गया। माँ ने बेटी को मुर्दा देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके दूसरे दिन एक लर्जा खेज वाकया पेश आया। उस खूनी हाथ ने संदीप जजीरे की एक जज की हसीनो जमील बीवी का गला दबोच लिया था। उस घर में मियाँ बीवी रहते थे। बीवी बहुत मॉडर्न किस्म की थी। वो ऐसे लिबास और फैशन से घर से निकलती कि मर्द उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते। उसके सास और ससुर उसे टोकते कि वो इस लिबास में बाहर ना निकला करे। इसके अलावा उससे से सास ये भी कहती कि वो बेहिजाबी से सेहन में ना नहाए, लेकिन वो अपनी सास और ससुर को खातिर में नहीं लाती, अपनी मनमानी करती थी। गुस्लखाना होते हुए भी वो सेहन में नहाती। उसे जिद सी हो गई थी। शोहर उसके हुस्न शबाब की वजह से उसका गुलाम बन गया और उसके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने लगा। सहन की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उसे नहाते हुए बाहर से कोई देख नहीं सकता था। उस रोज बेहिजाबी की हालत में नहा रही थी। उसने अपनी पुश्त पर हाथ को महसूस किया। वो हाथ उसके बदन पर रेंगता हुआ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। वो ये समझी कि उसके शोहर का हाथ होगा। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई ना था। फिर वो हाथ उसकी पुश्त से होता हुआ उसके गले के नीचे आ गया। वो उस खूनी हाथ को देखकर सकते में आ गई। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसका खून खुश्क होने लगा। उसके हाथ बेजान हो गए।
کہ وہ اس ہاتھ کو پکڑ کر پھینک دے۔ اس کٹے ہوئے مکڑو اور انتہائی خوفناک ہاتھ نے اس کے آسان خطا کر دیے۔ پھر وہ ہاتھ دست درازی کرنے لگا۔ اس میں ایسا وحشیانہ پن تھا کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس ہاتھ نے چند لمحوں تک من مانی کی، پھر اس نے گلا دبوچ لیا۔ جب وہ اس کا گلا گھونٹنے لگا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر موجود تھا۔ اس نے ایک کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنی بیوی کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ پھر اس سے دیکھا نہ گیا۔ اپنی بیوی کو درد اور تکلیف سے تڑپتے دیکھا تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے لپکا۔ ہمت کر کے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ اس کی قابو میں نہ آ سکا۔ البتہ اس کی ایک انگلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ہاتھ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی صدمے اور دہشت سے 2 دن بے ہوش رہی۔ تیسرے دن جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر ہذیانی لہجے میں چیخی، ہاتھ، خونی ہاتھ میرا گلا دبا رہا ہے، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ دیکھو، وہ ہاتھ میری طرف آ رہا ہے، مجھے دبوچ رہا ہے۔ اس کے شوہر نے جب اس کی یہ نفسیاتی اور ذہنی کیفیت دیکھی تو وہ اسے علاج کی غرض سے ڈھاکہ شہر لے گیا۔ وہ لرزے کی مریض بن چکی تھی۔ اس واقعے کے تیسرے روز زینب نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے مچھلی منگوائی۔ بھائی نے وہ تھیلی لا کر زینب کے ہاتھ میں تھما دی جس میں مچھلی تھی۔ زینب نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر مچھلی باہر نکالی۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مچھلی کی بجائے وہی کٹا ہوا خونی ہاتھ تھا۔ زینب نے حواس باختہ ہو کر وہ خونی ہاتھ فرش پر پوری قوت سے دے مارا۔ اس ہاتھ نے ایک کہکا مارا، ایک ناشائستہ جملہ ادا کیے جو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ پھر وہ ہاتھ موری کے راستے غائب ہو گیا۔ زینب غش کھا کر گر پڑی۔ سندیپ میں اسی روز شام کے وقت دریا کے شمال میں ایک دور دراز اور ویران جگہ پر ایک حسین اور نوجوان لڑکی پدما کی لاش برہنہ حالت میں ملی تو ایک کہرام سا مچ گیا۔ پولیس نے اس قتل کا کیس کا قرار دے کر اس لڑکے کو شبے میں گرفتار کر لیا جو اس لڑکی کو محبت بھرے خط لکھتا رہتا تھا اور اس سے جائے وقوع پر ملتا رہتا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس لڑکے نے لڑکی سے اس کی شادی نہ کرنے کے فیصلے سے دل برداشتہ ہو کر اس کی آبرو ریزی کی اور اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے جسم حساس گوشوں میں زخم ڈال کر خون بھی پی گیا۔ لڑکے نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ اور پدما اسی جگہ ملتے تھے اور بہک جاتے تھے کیونکہ وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا اور آزادی ہوتی تھی جس سے دونوں فائدہ اٹھاتے۔ اس روز ہوا یہ کہ دونوں جذبات کی روح میں بہنے کے بعد حسب معمول دریا میں نہانے اور تیرانے کے لیے اترتے چلے گئے۔ لڑکی جلد ہی پانی سے نکل گئی تاکہ جسم اور بال خشک کرے، لیکن وہ تیرتا رہا۔ وہ تیرتا ہوا دور تک چلا گیا۔ جب وہ واپس ہوا تو اس نے دیکھا ایک مرد پدما کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ جب وہ غصے کی حالت میں دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ مرد ایک کٹے ہوئے مکروہ اور بہت سے خوفناک ہاتھ میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے پدما کا گلا گھونٹ دیا جو غشی کسی حالت میں پڑی تھی۔ پھر وہ ہاتھ جوں کی طرح پدما کے بدن سے خون پینے لگا۔ وہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر اپنے کپڑے لے کر وہاں سے بھاگ آیا۔ پولیس نے اس کے بیان کو مفروضہ قرار دیا، اسے تسلیم نہیں کیا۔ میں نے اور کچھ لوگوں نے پولیس کو سمجھایا کہ لڑکا بدکاری کا مرتکب ہوا ہے، لیکن اس نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کٹے ہوئے ہاتھ نے۔ اس ہاتھ نے جج صاحب کی بیوی کو بھی گلا گھونٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس طرح کا قتل ہو جانا اور اس کا خون پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خبیث بدروح کی حرکت ہے۔ ایک شخص قتل کرنے کے بعد کہیں مقتول کا خون پی سکتا ہے؟ پھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا بھی ذکر کیا۔ پولیس انسپکٹر اس بات کو
मानने के लिए तैयार ना था। उसने मेरी बीवी का खूब मजाक उड़ाया और मुझे मशवरा दिया कि मैं अपनी बीवी को किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाऊं। अभी हम पुलिस स्टेशन में थे कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के एक पड़ोसी ने बताया कि उसकी नौजवान बहन की चीखों पुकार सुनकर पड़ोस मदद के लिए दौड़े। दरवाजा बंद था, दरवाजा बहुत खटखटाया, खुला नहीं। आखिर दरवाजा तोड़ना पड़ा। उसकी बहन की उरियां लाश पर फर्श पर पड़ी थी। उसके चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। उसका गला घोंट दिया गया था जिससे उसकी आंखें उबल पड़ी। उसके बदन पर जा जख्मों के निशानात हैं। उनसे ऐसा लग रहा है कि कातिल ने उसका खून पी लिया है और उसकी बेहुरमती भी की। देख ले, हमने किसी को मकान से निकलते नहीं देखा और ना ही मकान में कोई था। ये किसी बदरूह की हरकत मालूम होती है। पुलिस इंस्पेक्टर ये कहानी सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे यकीन नहीं आया। वो उसी वक्त अपने घर की तरफ रवाना हो गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्योंकि मैं दूसरे दिन ज़ैनब को अपने यहाँ ले आया। इस वाक़े से संदीप जजीरे में सख्त खौफो बहरास फैल गया। संदीप के एक आमले साहब ने तावीज़ लिख कर दिया जो मैंने ज़ैनब के गले में डाल दिया। उन्होंने एक और तावीज़ घर में रखने के लिए दिया, लेकिन इन दोनों तावीज़ों से कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई 3 रोज पहले की बात है कि मैंने और ज़ैनब ने खिड़की की चौखट पर 2 कटे हाथ देखा। एक हाथ ने पहले ही क्या कम फितना मचा रखा था कि अब दूसरा हाथ भी नजर आने लगा। ये एक नई अफ्तादा थी। ज़ैनब ने एक दिलखराश चीख मारी। मैंने लपक कर बंदूक उठाई। उसका निशाना लेकर पे दर पे 2 फायर कर दिए। उन हाथों पर गोलियों का जरा बराबर असर नहीं हुआ। दूसरे लम्हे एक इंतहाई खौफनाक कहका गूंजा जिसमें इस्तख्जाइया अंदाज था। फिर एक हाथ ने कहा कि तुम्हारे पास और गोलियां नहीं हैं। दूसरे दिन मैं रेलवे स्टेशन अपना माल बुक करने साइकिल पर जा रहा था जो वहां नौकर लेकर पहुंचे थे। आम के बाग के करीब से गुजरते हुए मैंने एक नस्वानी चीख सुनी। ये जगह बहुत ही वीरान और सुनसान थी। बाद औकात बदमाश किसी लड़की या औरत को अगवा करके यहाँ लाते थे। यहाँ ऐसे वाकयात पेश आते रहते थे। मैं साइकिल से उतर गया। वहाँ एक लाठी पड़ी हुई थी जिससे फल तोड़े जाते थे। मैंने उसे उठा लिया और उन चीखों की सिमत लपका। मैंने 3-4 दरख्तों के दरमियान गांव की लड़की नूरी को देखा। उसकी उम्र 14 बरस की थी। 2 कटे हुए हाथ उसे के लिबास से आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। दस्तो दराजी भी करते जा रहे थे और इस्तहजाई कहके भी लगा रहे थे। मैं डंडा लेकर लपका और हज़ियानी लहजे में चिल्लाया, इसे छोड़ दो वरना। इन दोनों हाथों ने मुझे इंसानों की तरह पलट कर देखा। फिर वो एकदम से गायब हो गए। नूरी मुझसे लिपट कर रोने लगी। नूरी को मैंने गोदों में खिलाया हुआ था। जब वो छोटी बच्ची थी तो बड़ी सुंदर थी। उसकी माँ उसे हमारे यहाँ लाया करती थी। मैं जब चटागांग से 12 साली के लिए लांच में सवार हुआ तो ऐसे लगा जैसे कोई नादीदा ताकत इस सफर से बाज रखने की कोशिश कर रही है। जब मैं सफर के दौरान कैबिन से निकलकर अरशे पर आया और रेलिंग के पास खड़ा दरिया का नजारा कर रहा था तो देखा कि फिजा में अचानक वही दोनों कटे हुए हाथ नमूदार हुए और मुझ पर उकाबों की तरह झपटे। मैं झुक गया। मैंने फौरन ही आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो नजरों से गायब हो गए। वो सफर के दौरान नमूदार होकर मुझे तंगो हरासा करते रहे। पुरानी आयात की तलावत ना करता तो वो मुझे खत्म कर देते। ये है उस मनहूस, मकरू और खौफनाक हाथ की कहानी जिसने ना सिर्फ कई जानें ले ली बल्कि हमारे और सारे गांव की जिंदगी अजीरन कर रखी है। गांव में इस खबीस रूह की ऐसी दहशत और खौफो बहरास फैला हुआ है कि हर शख्स गमज़दा और बीमार होकर रह गया। खसूसन जवान लड़कियों के वालिदैन और शोहरे हजरात भी सख्त परेशान हैं। मैं आपको नूरी के बारे में बताना भूल गया कि वो उस बाग में कैसे पहुंची। उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो अपनी हम जमात के घर जाने के लिए खेत से गुजर रही थी कि दोनों हाथ अचानक उसकी नजरों के सामने नमूदार हुए और उसे उठाकर यहाँ ले आए। थोड़ी देर में मैं भी पहुंच गया।
तंजील रहमान ने जो कहानी मुझे सुनाई वो ना सिर्फ हैरत अंगेज, खौफनाक और खून खुश्क कर देने वाली बल्कि बहुत ही दर्दनाक भी थी। मैंने उसकी सारी कहानी सुनने के बाद उसे दिलासा दिया कि घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं। उसने बड़े बड़े जादू का तोड़ पैदा किया है। ये काला जादू है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इस खूनी हाथ से निजात मिल जाएगी। वैसे आप सही जगह आए हैं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। ज़ोहर की नमाज और खाने का वक़्त हो रहा है। अजान होने वाली है। चलकर नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर खाना खाते हैं, उसके फौरन बाद चल पड़ेंगे। अजान हुई तो हम दोनों ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, फिर घर आकर खाना खाया। चाय पीने के दौरान उसने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उसकी तरफ ताज्जुब नजरों से देखते हुए पूछा, ये क्या है? एक हकीर सा नजराना आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। उसने जवाब दिया, आप कबूल कर लें तो मुझे खुशी होगी। मैंने उसके हाथ से लिफाफा लेकर देखा तो उसमें 5,000 की रकम मौजूद थी। मैंने उसमें से 1,000 की रकम निकाल कर एक रसीद बनाई, फिर उसे 4,000 की रकम और रसीद देते हुए कहा, ये रकम मैंने दीनी मदरसे के लिए रख ली है। अल्लाह ने मुझे इस कदर नवाजा हुआ है कि मेरी गुजर बसर किसी न किसी तरह हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी बनी नू इंसान की जात के लिए वक्फ कर दी है। अल्लाह आपको दौलत और नेक औलाद से नवाजे। उस खबीस रूह पर काबू पाने के बाद आप ये रकम अल्लाह की राह में खर्च कर दें तो आफात व हादसात से महफूज रहेंगे। हम दोनों स्टीमर से चट्टागांग के लिए रवाना हुए। उसने सफर के दौरान मुझसे कहा कि एक बात मेरी समझ से बालातर है। वो क्या? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करके पूछा। मैंने उस बात को जान लिया था कि वो क्या कहना चाहता है। ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि उसने मेरी बीवी को उस खूनी हाथ से महफूज रखा हुआ है। वो कहने लगा कि एक बात मेरी समझ में जो नहीं आई वो ये कि अब तक उस खूनी हाथ से क्यों और कैसे महफूज रही, जबकि दूसरी मासूम लड़कियां और औरतें बच ना सकीं। जब तक इंसान की जिंदगी बाकी है उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी मौत की अमानत होती है, वो उसकी हिफाजत करती है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आपकी बीवी जो अब तक उस खूनी हाथ से महफूज रही, उसकी असल वजह यह है कि आप दोनों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सदकात व खैरात भी करते हैं। आपकी इबादत और ये सारी नेकियां आपके काम आ रही हैं। दूसरे दिन सपहर के वक्त हम चट्टागांग पहुंचे, फिर वहां से रेलगाड़ी से 8 हज़ारी रवाना हुए। मैंने उसकी ज़बानी कहानी जो सुनी थी, उस कहानी में कहीं कोई ऐसा वाकया नहीं था जो किसी भी मर्द के साथ पेश आया हो। इस खूनी हाथ ने सिर्फ लड़कियों और औरतों की जान ली। वो ज़ैनब की जान लेने के दर पे था। उस खूनी हाथ ने इस वजह से अब तक ज़ैनब की जान नहीं ली कि वह उसे ज़हनी अजियत पहुंचा कर और तरसा कर मारना चाहता था। इसलिए इसी तरह से उसे तंग कर रहा था। इसलिए वह उसके पीछे साए की तरह लगा रहा। मैंने गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ी, फिर चाय का एक कप पीने के बाद उससे कहा कि मैं आपकी बीवी ज़ैनब से तन्हाई में कुछ बातें करना और उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल में आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। आपकी इजाज़त हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने हैरानी से जवाब दिया। मैं आपको बहुत सारी बातें बचा चुका हूँ, कोई बात नहीं छुपाई है। दरअसल आप नहीं जानते कि औरत क्या चीज़ है। मैंने कहा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि औरत अपनी माँ या अपने भाई से कह देती है, लेकिन अपने शोहर से नहीं। इस खूनी हाथ का पसे मंजर वही बता सकती है। आप उसकी ज़ात पर कोई शक व शुबा ना करें, वो एक पाक दामन औरत है। थोड़ी देर में तीसरी मंजिल की निशस्तगाह में बैठा था और ज़ैनब मेरे सामने मौजूद थी। ज़ैनब बला की हसीन थी, बजाते खुद वो एक जादू थी, एक ऐसा जादू